Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain the topic फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है इकोनॉमिक पॉलिसी में, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस वीडियो में हम फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। जो भी गवर्नमेंट है वो खर्चा करती है, ठीक है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए उसे जहाँ से भी इनकम आती है वो सारे सोर्स फिजिकल पॉलिसी में आते हैं। कहाँ से हमारी इनकम हो रही है और कहाँ से गवर्नमेंट उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हो रहा है। आइए इसमें पढ़ते हैं। जो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट की है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड होती है। इसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें बजट डिसाइड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कितने एक्सपेंडिचर होंगे, कहाँ कहाँ पर होंगे, कहाँ कहाँ से इनकम आएगी, सब कुछ इसमें डिसाइड किया जाता है। इसको हम एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसमें जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, उसका जो मेन सोर्स होता है वो टैक्स ही होता है। टैक्स कलेक्टेड करती है लोगों से, तो जो भी रिवेन्यू आता है, इनकम आती है, वो मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट का। जो इसको हम टैक्स एंड एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल पॉलिसी मैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी विच डील विद टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, डिफिकल्ट फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ पब्लिक डेब्ट्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो बेसिकली गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स की जितनी भी पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिजिकल पॉलिसी हो गई, ये सारी की सारी फिजिकल पॉलिसी में ही आती है। फिजिकल पॉलिसी डील करती है, जो फिजिकल पार्ट है होता है उससे डील करती है। जो सेम टाइम जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है उससे डील करती है। जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है उससे डील करती है। अब खर्चों को पूरा तो करना होता है तो बोरो भी करेगी। कहाँ कहाँ से बोरोइंग से डील करती है। कई बार जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, तो उसको फाइनेंस भी करेगी। तो बेसिकली सारे के सारे फैक्टर ही इसमें आ जाते हैं। एंड अच्छे से जो पब्लिक डेब्ट्स होते हैं, पब्लिक डेब्ट से उधार लेती है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ फिजिकल पॉलिसी में आता है। और इसको शॉर्ट में देखें तो, इन शॉर्ट फिजिकल पॉलिसी इज ए पॉलिसी विच इज concerned with the management of government taxation system, public expenditure and public debts with a view to achieving definite objective। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पॉलिसी होती है वो पब्लिक पॉलिसी होती है, जो टैक्सेशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, जो कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल्स में कि फिजिकल पॉलिसी है वो किस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। जो फिजिकल पॉलिसी बनाई गई है इंडिया में वो इसलिए बनाई गई है ताकि टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर रैपिड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए जो टैक्स है वो मेजर सोर्स माना जाता है। रिवेन्यू में गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, पैसा आएगा।
अब उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, अपनी इनकम को पब्लिक वेलफेयर हो गया उसमें लगा देगी, मैन्युफैक्चर हो गया, कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो फंड्स है, टैक्स है जो आया है उसमें वो सारा का सारा खर्चा लगा देगी। आगे क्या बोलता है, सेविंग को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट सेविंग इन द कंट्री सो दैट सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विद इन द कंट्री। इसमें जो नॉर्मली गवर्नमेंट है जो यह कहती है कि आप जितनी ज़्यादा सेविंग करोगे तो आपको टैक्स कनेक्शन मिलेगी, इसमें आपको डिडक्शन मिलेगी, तो लोग जो है वो क्या है अट्रैक्ट होंगे। सो वो क्या करते हैं कि सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो गवर्नमेंट को और कंपनीज को बोरो नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें फिजिकल पॉलिसी के थ्रू जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिमूव करती है। तो गवर्नमेंट है उसके पास पैसा आता है, उसमें वो पब्लिक का इंटरप्राइजेज खोलती है, इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस इकोनॉमिक्स इनक्वालिटी। नॉर्मल जो टैक्सन सिस्टम होता है कि जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं उनका ज़्यादा टैक्स लगता है, जो कम इनकम वाले टैक्स है उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, ऐसी प्रॉब्लम ना आए, कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रही, उसके लिए फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। फिजिकल पॉलिसी के अंदर हम क्या क्या कंपोनेंट लेकर चलते हैं, इसको हम कई सारे नाम से जान सकते हैं, टेक्निकल, टूल्स, एरिया, कंपोनेंट, स्कोप ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसमें पहला जो है वह है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सेकंड टैक्सेशन पॉलिसी, थर्ड पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, फोर्थ डिफिक्ट फाइनेंसिंग, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट खर्च कहाँ कहाँ पर करती है, कितना खर्च करती है, किस पर करती है, वो बेसिकली इसमें डिसाइड किया जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो तो करना ज़रूरी है क्योंकि उसी से इनकम एक्टिविटी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब अगर गवर्नमेंट कुछ भी खर्चा नहीं करेगी तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। अब गवर्नमेंट है उसको इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट उसे एक्सपेंडिचर करना होता है। एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ require high amount of capital. So much capital cannot be made available by private sector alone. कई सारे एक्सपेंडिचर होते हैं तो कई सारा उसके लिए पैसा चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। It requires substantial increase in public expenditure. Main feature of government policy regarding public expenditure are as follow. डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट सबसे पहले किस पर खर्चा करेगी, जो कंपनी पब्लिक इंटरप्राइजेस है वह ओपन करेगी। गवर्नमेंट जो है वो खुद का खर्चा करके इंटरप्राइजेस ओपन करेगी। सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर सब्सिडीज, कंजेक्शन ऑन लोन एंड टैक्स। इसके अलावा वो कहाँ पर खर्चा करती है, इकोनॉमिक्स जो रेट है उसका वह ग्रोथ है वह करने के लिए प्राइवेट सेक्टर है उसे मॉनिटर किया जाता है। उनको बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, लोन भी दिए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
हॉस्पिटल, रेलवे, रोड, डैम्स, एयरपोर्ट etc। इसके बाद गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, रेलवे हो गए, रोड, डैम्स हो गए, एयरपोर्ट आदि, इन पर खर्चा करती है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर, स्टेशन, सेफ सैनिटाइजिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पर भी बहुत खर्चा करती है। कोरोना के लिए है वो कितना सैनिटाइज किया गया, तो वो सारा का सारा गवर्नमेंट का ही खर्चा हुआ है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स आर द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रिवेन्यू कहाँ से आता है? गवर्नमेंट लीव्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। गवर्नमेंट है वो तो टाइप के टैक्स रिवेन्यू रिवाइज करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर पेड डायरेक्टली बाय द assessee टू द गवर्नमेंट। इनकम टैक्स, वेलफेयर, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है एक्सेस होते हैं, उसी को पे करने होते हैं। गवर्नमेंट को जिस पर लगाया जाता है, नॉर्मल हमारा जो बिजनेस है, इनकम है, डायरेक्टली जो है हम टैक्स पे करते हैं, इससे इनकम टैक्स हो गया है, वेलफेयर हो गया है। इनडायरेक्ट टैक्स, indirect tax are paid indirectly by the public to the government. These tax are charged by manufacturer from the public and then paid to government excise duty. Are progressive in nature. The rate of tax increase with the increase in level of increase income. Indirect tax are not progressive. इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो पे तो हम ही करते हैं, ये इनडायरेक्टली पब्लिक से पे करवाते हैं। सो मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोडक्ट बनाता है, ना तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इस टैक्स की रेट को इंक्लूड कर देता है। डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन nature. The rate of tax increase with the increase in level of income. Direct tax are not progressive. डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, जितनी ज़्यादा इनकम जितना ज़्यादा टैक्स, जो टैक्स का रेट होता है वो इंक्रीज होता है। जिनकी इनकम कम होती है उन कम, और जितनी इनकम ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स से वो प्रोग्रेसिव नहीं होते, इसका इनकम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। आगे हम चलते हैं। सो टैक्सेशन पॉलिसी है इंडिया में लगाई जाती है, वो किस किस पर्पज़ के लिए लगाई जाती है? फर्स्ट है मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसमें जो मेन फिजिकल पॉलिसी में हमने पढ़ा था, जब गवर्नमेंट को रिवेन्यू आता है टैक्स के थ्रू, उसको वह एक्सपेंडिचर में मोबिलाइज कर देती है। इसके बाद लोगों को टैक्स डिडक्शन दी जाती है। सेकंड है टू प्रमोट सेविंग। इसमें क्या होता है, लोगों को सेविंग के लिए प्रमोट किया जाता है कि वो अपने इनकम से मनी सेव करे। टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टैक्स के थ्रू हम लोगों को यह टैक्स डिडक्शन दी जाती है कि अगर आपका जो सेटअप है कंपनी का वो रूरल एरिया में करोगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, वो आपको दिए जाएंगे। टू ब्रिंग इक्विटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसके अलावा पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू इक्वालिटी है वो लाई जाती है। जो लोग पुअर है, जिनकी इनकम कम है, उन पर जो टैक्स है वो कम लगाया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट नीड लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द country. No government mobilize so much fund by way of taxation alone. Public debts in obtained from how kind of source?
इतना सारा टैक्स है वो अकेले कलेक्ट नहीं कर पाती, उधार है लेती है, वो भी दो टाइप से ले सकती है। एक है इंटरनल डेब्ट्स, इट्स मोर बेनिफिशियल्स टू कलेक्ट स्मॉल सेविंग एज इट encourage the people to save more. Special effort should be made to mobilize rural small saving. In India, small saving are being collected from large number of people through commercial bank and post office. इंटरनल डेब्ट है वो इस तरीके से मोबिलाइज करना चाहिए कि जो उसका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े। इसमें सेविंग को प्रमोट किया जाता है। जो लोग हैं वो अपनी जो छोटी छोटी इनकम है वो सेव कर देते हैं, इसमें गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा कलेक्ट हो जाता है। इंडिया में जो लोग हैं वो ज़्यादातर बैंक और पोस्ट ऑफिस में ही सेव करवाते हैं, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। एक्सटर्नल डेब्ट, इंडिया connect meet its financial requirement from internal debts and all alone. कई बार क्या है, इतनी कम पड़ जाती है मनी कि उसे जो फॉरेन कंपनी है वहाँ से भी लोन लेना पड़ता है, उसे अब्रॉड से भी लोन लेना पड़ता है। It had to borrow from abroad as well. The main advantage of foreign loans is that this loan आर रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। जो मेन एडवांस है वो इसका यही से रहता है, जितना ज़्यादा लोन रहेगा गवर्नमेंट पर उतना ज़्यादा बर्डन रहेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग रिफर्स टू फाइनेंसिंग द बजटिंग डिफिकल्ट, मतलब जो भी बजट में रिफेयर होता है उसको फाइनेंस करना। बजटरी डिफिसिट हेयर मीन्स एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आवर गवर्नमेंट इनकम इंक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब जो टैक्स है कोई भी बोरोइंग है प्लस इनकम मिलाकर ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो उसे बजटरी डेफिसिट कहा जाता है। Deficit financing is India's main, taking loan from Reserve Bank of India by the government to meet the budgetary deficit. नॉर्मली इंडिया में जो है अगर गवर्नमेंट को डिफिशियंसी करनी है तो वो रिजर्व बैंक से लोन लेती है। रिजर्व बैंक के पास मनी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो करेंसी देगा। रिजर्व बैंक गिव्स दिस लोन बाय इशूइंग न्यू करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक क्या है, वो लोन छापेगा। मनी सप्लाइंग इंक्रीज मनी सप्लाई उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। इंक्रीज इज मनी सप्लाई रीड टू फेल इन द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ऐसे रिजल्ट कैपेसिटी टू सेव और कंट्री बिकम लो। ड्यू टू लो सेविंग देयर इज लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मुलेशन एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मुलेशन कैसेस लो रेट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, सो डिफिकल्ट फाइनेंसिंग शुड बी कीप लो। अगर फॉल आ जाएगा मनी की वैल्यू में तो इसमें इन्फ्लेशन आएगा। जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती थी वो चीज़ आपको अब 50 रुपये में मिलेगी। अब लोग सेविंग नहीं करेंगे तो कंट्री में कैपिटल का फॉर्मुलेशन नहीं होगा, मतलब जितनी ज़्यादा सेविंग कम होगी बैंक में भी डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, इंश्योरेंस भी नहीं करवाएंगे, तो कैपिटल की जो फॉर्मुलेशन है वो डाउन चली जाएगी। डिफिसिट फाइनेंसिंग है वो जितनी हो सके कम से कम रखनी चाहिए, उसे इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अब है सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी,
मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई है, जो उसने फॉर्मुलेट किया है, जो आरबीआई आई है वही उसको एक्सक्लूड करती है, वही इसको मैनेज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेट एंड एक्सक्लूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अचीव स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी पॉलिसी refer to that policy which central bank of the country control the supply of money and the cost of money or rate of interest। बेसिकली कितना उधार है, कितना उसे रेगुलेट करती है। जो सेंट्रल बैंक है, मनी कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, उसको रेगुलेट करती है थ्रू द इंटरेस्ट रेट। बेसिकली जो रेट कॉस्ट होती है मनी की, उसको ये कंट्रोल करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक्स, कि मनी की सप्लाई की जो है वो रेगुलेट करना है। हमारा इकोनॉमिक्स में कितना क्रेडिट दिया जा रहा है, कितना उधार दिया जा रहा है, तो बेसिकली उस चीज़ को इसमें कंट्रोल किया जाता है। टू अटेंड प्राइस स्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो प्राइस को इसमें स्टेबल रखा जाता है। टू प्रमोट इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसमें इकोनॉमिक्स ग्रोथ की जाती है। अब जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो बैंक उसमें थ्रू मनी सप्लाई किया जाता है, ये इसलिए करते हैं ताकि इकोनॉमिक्स की ग्रोथ हो सके। टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है बेसिकली, अब जो लोग हैं, जो बैंक होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, जब मार्केट में अच्छा खासा पैसा हो गया, उनको लगता है कि मनी की सप्लाई ओवर हो रही है और मनी को कम करना है, तो वो क्या करेंगे, वो हायर ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ को ऑफर करेंगे। जो भी डिपॉजिट होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो एफडी या बैंक में मनी, उन पर जो बैंक है उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल, इसमें मनी सप्लाई के थ्रू जो इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसमें अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया जाता है। टू इंश्योरेंस मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, इसमें क्या होता है बेसिकली, कई ऐसे बैंक होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो लो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइडेड करता है। क्यों करता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, अब इसमें क्या होता है कि ये इंटरलिंक हो गया, जिसकी जितनी ज़्यादा कंपनी खुलेगी स्मॉल सेक्टर को भी दिया जा रहा है लोन, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी लोन दिया जा रहा है। इन सबसे जितनी ज़्यादा कंपनियां बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा जॉब के जो रिक्वायरमेंट है वो आएंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी होगी। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी वही होता है, बैंक है जो फंड प्रोवाइड करेंगे बड़े बड़े कंपनियों के माध्यम से। टू रेगुलेट एंड एक्सपेंड बैंकिंग, आरबीआई का जो है उसका यह भी पर्पस रहता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो बैंकिंग सिस्टम है इकोनॉमिक्स में उसे रेगुलेट करना। टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट, इसमें क्या होता है जो एक्सपोर्ट बिजनेस है या एक्सपोर्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं उनको जो लोन है एक्सपोर्ट पे उन्हें रेट है तो वो बहुत सस्ते पे मिल जाता है। एक्सपोर्ट पे जो लोन मिलता है इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव होती है। इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, दो तरह की होती है, क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल,
दिस टाइप ऑफ कंट्रोल रेगुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट in the economy. It is not for a particular sector or product. It is non-discrimination for all sector or product. ये क्या करता है कि टोटल क्वांटिटी है ऑफ क्रेडिट ऑफ कंट्रोल करता है। इकोनॉमिक्स में जो है जितना भी क्रेडिट दिया जा रहा है, जितने सेक्टर है, जितने भी मनी सप्लाई है, सबके लिए ये इक्वली एप्लीकेबल होता है। ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं होती, ये नॉन डिस्क्रिमिनरी होती है, ये सभी सेक्टर और प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला बैंक रेट। बैंक रेट को है वो डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये वो रेट होता है बेसिकली आरबीआई जो है वो डिस्काउंट करके देती है कॉमर्शियल बैंक को बिल्स। अब कॉमर्शियल बैंक के पास जितने भी बिल होते हैं, अगर डेट से पहले उसको मैच्योर करवाना है तो पेमेंट लेनी है, डिस्काउंट लेना है तो कॉमर्शियल बैंक को वो डेट से पहले ही जो आरबीआई उसको मनी है वो देगी। अब टाइम से पहले मनी दे रही है तो वो कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसी को हम बैंक रेट बोल देते हैं। बैंक रेट इज आल्सो नाउ ए डिस्काउंट रेट। It is the rate of which RBI discount और rediscount the bill of commercial bank। जो RBI है वो डिस्काउंट करके देती है जो बिल होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। ये सारे पॉइंट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ गाइस कि रेट है वो इंक्रीज़ कर दिए जाती है। तब जब उन्हें मनी को कंट्रोल करना होता है उस टाइम पे जो रेट है वो नॉर्मली बढ़ा दिए जाते हैं। अब बैंक जिस रेट पर डिस्काउंट कर रहा है वो पहले 2% था, अब वो 4% कर दिया गया है। अब कॉमर्शियल बैंक के पास मनी कम बचेगी क्योंकि उसका सारा पैसा इंटरेस्ट देने में ही चला गया। अब पब्लिक है वो लोन लेगी, वो उन्हें भी हाई रेट चार्ज करेगी। इफ़ बैंक रेट इज इंक्रीज देन कॉमर्शियल बैंक आल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ interest on loan given by banks to public because now RBI charge high discount rate will discounting bill of commercial bank high bank rate will contract credit in the economics public will take user loans because of high rate of interest on loan। अब पब्लिक क्या है वो कम लोन लेगी क्योंकि इसको ज़्यादा रेट पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसको अवॉइड कर देगी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR इट्स मेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट is to be kept by banks in the form of liquid assets. This is kept by the bank itself. The liquidity assets here include government security, trust bill and other security notified by RBI। इसमें क्या होता है कि इसमें एक सर्टेन परसेंटेज होता है डिपॉजिट का। बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट पड़े हैं, मतलब जितना भी उनका लिक्विड फॉर्म में कैश भी हो सकता है, वो जितना भी बैंक के पास होता है ना, उसका जो परसेंटेज है वो खुद ना खुद बैंक को खुद के पास भी रखना पड़ता है। ये RBI डिसाइड करती है बेसिकली कि कितना परसेंटेज उसको रखना पड़ता है। इसमें हम लिक्विड असेट्स में से हम कैश ही नहीं लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बिल है या कोई भी अदर सिक्योरिटी जो RBI नोटिफाइड करती है, सारी की सारी इसमें आ जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें बेसिकली होता है कि ओपन मार्केट में सिक्योरिटी सेल परचेज की जाती है। सेल परचेज के थ्रू जो क्रेडिट है उनको कंट्रोल किया जाता है। इट मीन्स दैट
द बैंक कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट व्हेन सिक्योरिटी एंड परचेज बाय सेंट्रल बैंक। अब सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक में परचेज कर लिया, वो परचेज कुछ ना कुछ खरीदेगा, वो पर्सन तो वो खरीदता है सामान तो कुछ ना कुछ पेमेंट भी देगा। मार्केट में पेमेंट दे रहे हैं तो क्या होगा, मनी बढ़ जाएगी मार्केट में। आरबीआई मेक पेमेंट टू कॉमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक, बेसिकली जिससे भी वो सिक्योरिटी परचेज कर रही है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो कॉमर्शियल बैंक है, उनको जो भी पेमेंट देगी तो इफ़ इंक्रीज मनी सप्लाई विद कॉमर्शियल बैंक एंड पब्लिक मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। दिस विल फ्यूचर एक्सपेंड क्रेडिट इन द इकोनॉमिक एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होगा, जो क्रेडिट है वो मनी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट भी बढ़ जाएगा। जो वो सिक्योरिटी सेल कर देगी तो मार्केट के लोग हैं कॉमर्शियल बैंक, वो उसमें सेल कर देंगे। आरबीआई ने तो कॉमर्शियल बैंक पेमेंट कर देगा आरबीआई को। कैश रिजर्व रेशियो CRR, इसमें जो है वो आरबीआई है, ये भी एक मिनिमम परसेंटेज होता है जिसका जितना बैंक के पास इसमें कैश पड़ा है, बेसिकली जितनी भी कैश मनी पड़ी है उसका एक मिनिमम परसेंट जो बैंक को रखना होता है अपने पास आरबीआई के पास। तो आइए इसे देखते हैं। रिजर्व बैंक कंट्रोल कैश रिजर्व रेशियो ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इट इज obligatory for commercial bank to maximum this also, ये कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी होता है। CRR is the minimum cash reserve that everyone has to mention will the सेंट्रल बैंक आरबीआई, उसको जो मनी सप्लाई की है जाती है वो मार्केट में कम करती है, फिर उस टाइम पर फिर वो क्या करेगी, वो परसेंटेज बढ़ा देगी। रीपर्चेज एक्शन रेट, रेपो रिजर्व रीपर्चेज एक्शन रेट, रिवर्स रेपो। रीपर्चेज एक्शन रेट को रेपो के नाम से भी जाना जाता है और रीपर्चेज एक्शन रिजर्व रीपर्चेज एक्शन रेट को रिवर्स रेपो के नाम से भी जानते हैं। रेपो रेट means the interest rate at which commercial bank can borrow funds from RBI। अब कॉमर्शियल बैंक ने कोई भी फंड बोरो करना है, उसने आरबीआई से लोन लेना है, उस टाइम पे क्या होगा, जो आरबीआई है जिस इंटरेस्ट रेट पर ब्याज पर कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करेगी वो होता है रेपो रेट। रिवर्स रेट, रेट means the interest rate given by RBI on deposit made by commercial bank within, मतलब जो भी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास रखेगी, उस पर जो है वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई पे करेगी। इंक्रीज इन रेपो रेट विल contract credit as now commercial bank get fund from RBI of high rate of interest। आरबीआई ने जो रेट बढ़ा दी, रेपो की रेट इंक्रीज कर दिया तो इसमें कॉमर्शियल बैंक उसको हाई रेट पर मनी मिलेगी। सिंसियरली इंक्रीज इन रिजर्व रेपो रेट विल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट एज कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट देन फंड मोर विद आरबीआई टू अर्न हाई इंटरेस्ट। अगर रिजर्व रेपो रेट में इंक्रीज कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, जो क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी है वो डिपॉजिट करवाएगी, आरबीआई के पास जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है वो मिल सकेंगे। मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन अक्टूबर 1960 में आरबीआई ने स्टार्ट किया है था मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, बेसिकली आरबीआई एक कोटा फिक्स कर देती है, क्रेडिट कोटा, कॉमर्शियल बैंक उसी कोटा के अंदर आरबीआई से बोरो कर रहा है फंड, तब तो रेपो पर आरबीआई है उनको दे देगा। अगर लिमिट से ज़्यादा वो बोरो कर रही है फंड्स जो आरबीआई से, तो हाई रेट पर इंटरेस्ट देगा।
एक बार देख लेते हैं इसे। इन अक्टूबर 1960 RBI started multiple rate of interest program. Under this program, RBI fixed credit quota for various commercial bank borrow fund from RBI. Within their quota there are charged interest and the repo rate, but it commercial bank loans more than their fixed quota, there are charged at high rate of interest. आगे हम पढ़ते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल। ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होते हैं या एक प्रोडक्ट कम्युनिटी के लिए होते हैं। इफ रिफर टू regulating and controlling the credit to a specific sector, commodity area, it is a discriminatory is nature as it is not applicable to the whole economy. हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द गवर्नमेंट वेंट टू डाउन द rising price of wheat in India, the Reserve Bank may instruct the member banks not to give loan against the security of wheat. गवर्नमेंट जो है वो डाउन करना चाहती है। मान लो इंडिया में वीट, सिर्फ और सिर्फ वीट की बात हो रही है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर वीट के बढ़ते प्राइस को वो डाउन करना चाहती है तो वो जो RBI है वो इंटरेस्ट कर सकती है। मेंबर को जो उनको लोन मत दीजिए ताकि वो प्राइस है वो और ज़्यादा ना बढ़े। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन। जो लोन वैल्यू होती है, सिक्योरिटी वैल्यू होती है, वो मतलब कोई भी पर्सन है वो बैंक में लोन लेने गया, उसको मान लो 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो सिक्योरिटी जो है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है उसे मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन इन द डिफरेंस बिटवीन लोन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसमें RBI की ही फिक्स करती है कि कितना मार्जिन आपको देना है, कितना आपको मार्जिन रखना है। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन मार्जिन रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट it margin percentage is more than less loan will be given for a certain value of security and vice versa. For examples के थ्रू हम समझेंगे इसे। if margin requirement in 20%, then bank will given maximum 80% of market value of security at loan. अब 1 करोड़ है, उस पर 80% है वो लोन देगा और 20% है वो खुद के पास मार्जिन रखेगा। इसमें मान लो कि 1 करोड़ का लोन देना था, मार्केट वैल्यू जो है वो सिक्योरिटी वो 80% है, तो वो 20% मार्जिन अपने पास रखेगा। मोरल परसुएशन। नेक्स्ट है मोरल परसुएशन। Reserve Bank can also exercise moral influence upon the member bank. RBI convinces commercial bank to cut down the loan of unproductive sector. From time to time, Reserve Bank hold meeting with the member bank of get their corporation in efficiency controlling in the monetary system of country. जो RBI होती है वो इन्फ्लुएंस करती है मेंबर्स बैंक को। कमर्शियल बैंक है उनको कन्विंस करती है कि अनप्रोडक्टिव सेक्टर के लिए लोन है तो मत लीजिए। उनको टाइम टू टाइम है मीटिंग होल्ड करती है, उनकी जो कॉर्पोरेशन मांगती है ताकि जो इफेक्टिव तरीके से जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है, सिस्टम है, उसे कंट्रोल कर सके, वो एप्लीकेबल हो सके कंट्री में। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। According to Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank can stop any commercial bank from any types of transaction in case of non-complication of the order by Reserve Bank. It can
take direct action against the member bank. It can stop giving loan and even recommended the closure the members bank. According to banking regulations एक्ट 1949 जो आरबीआई है वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है अगर उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉमर्शियल बैंक है या कोई अनदर बैंक है वो उसके ऑर्डर्स को फील नहीं कर पा रही तो ऑर्डर को अगेंस्ट जा रहा है या कुछ भी गलत काम कर रहा है तो वो पर्टिकुलर स्टॉप कर सकती है उसे आरबीआई किसी भी बैंक को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। Credit Authorization Scheme CAS. This scheme was introduced by RBI in 1965. Under the scheme, the banks were to take authorization of RBI before snatching any fresh loan of rupees 1 crore more to any single party. The amount of this limit has been charged from time to time. It was reset in 1986 to rate 6 crore. This scheme was abolished by RBI in 1988. कोई भी पर्सन है उसे लोन लेना है 1 करोड़ से ज़्यादा का तो पहले आरबीआई को पूछना पड़ता है एक ऑथोराइजेशन लेनी पड़ती है उसे 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लेना पड़ता है। तो अब ये लिमिट है ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। इसको 6 करोड़ कर दिया गया था 1986 में बट स्कीम थी उसको जो है वो बंद कर दिया गया था 1988 में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।